नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णिका के संपूर्ण पाठ होने वाले। क्या चीज़ का? हिंदी वर्णिका के संपूर्ण पाठ आज होने वाले हैं। हिंदी वर्णिका के संपूर्ण पाठ होने वाले हैं और इस पाठ के अगर इस पाठ को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके दही वाली मंगमा यानी हिंदी वर्णिका के ऑब्जेक्टिव 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 और सब्जेक्टिव से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर इस पाठ को आप संपूर्ण पाठ दही वाली मगम्मा के संपूर्ण पाठ यानी इस पाठ को आप ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को याद करें। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर यानी अपने दोस्तों को पास जरूर भेजें। चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय, दही वाली मगम्मा के लेखक परिचय की बात करते हैं तो लेखक परिचय में थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा इसे और जूम कर लेते हैं। चलिए अब अच्छा हुआ। तो लेखक परिचय में है, लेखक परिचय लेखक श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 1891 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखेंगे दही वाली कहानी के लेखक कौन है जी? श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान पे। कब हुआ था जन्म? 1891 में। इसे भी याद रखेंगे, 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार था। यानी श्रीनिवास जी का नाम पूरा नाम क्या था? मस्ती वेंकटेश अयंगार। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछे जाते हैं कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था। तो याद रखेंगे पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। ये देखिए ये नाम है जिसको आप मैं चेहरा कहे हूँ, यही नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में अग्रण्य माने जाते थे। यानी कौन सी भाषा में जी? कन्नड़ भाषा में। या ये भी याद रखेंगे कन्नड़ भाषा में। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है, आगे बताएंगे कौन अनुवाद किए हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं को कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र के सभी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी ये कविता के अलावा और भी कई काम किए। कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र सभी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। प्रस्तुत पाठ में आते हैं। तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानियाँ, ये देखिए ये कन्नड़ कहानियाँ, इसको आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएंगे। कैसी कहानी है? ये कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक, कौन सा बुक? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार लिया गया है। इस कहानी का हिंदी अनुवादक B.R. नारायण ने किया है। यानी ये हिंदी का अनुवाद, यानी दही वाली मगम्मा कहानी के हिंदी के अनुवादक कौन है? तो याद रखेंगे कौन है? B.R. नारायण है। कौन जी? B.R. नारायण है। इस बात को आप याद रखेंगे, कौन है? B.R. नारायण। ये देखिए ये B.R. हिंदी के दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? तो याद रखेंगे कौन है? B.R. नारायण है ने किया। इनकी साहित्य सेवा इनकी साहित्य सेवा थोड़ा सा इधर बढ़ गया, इधर कर लेते हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया। तो इनके कहानी संकलन सन्ना केतुगुल्ला को 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया। इनका देवाहासन हो चुका था। किसका? श्रीनिवास जी का। और श्रीनिवास जी को सन्ना केतुगुल्ला ये कहानी है, याद रखेंगे सन्ना केतुगुल्ला कहानी है। इनको पुरस्कृत किया गया था, क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार लिए। और कब? याद रखेंगे 1968 ईस्वी में। इसको आप भूलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं।
सन्ना केतुगुल्ला को 1968 इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत किया गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। पाठ परिचय में है प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा भावना प्रदान कर कहानी है, यानी आपको ये भावना प्रदान करती है। भावना, ये कैसी भावना, यानी इन मनुष्य के दिल में जो रहता है बात, यानी भावना, उसकी भावना से ये बात है, भावना प्रदान करता है, यानी ये किसी के भावनाओं को समझने वाला कहानी है। इसमें दो पीढ़ियों की भावनाओं को, दो पीढ़ियाँ यानी दो लोग, दो पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वभाव ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी दो व्यक्ति के भावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। कौन जी? श्रीनिवास जी। कौन जी? श्रीनिवास जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत किया है, कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक कायम रखना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार थोड़ा ऐसे करते हैं, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। कहानी का आरंभ दही वाली मंगम्मा के दही बेचने से होता है। दही वाली कहानी के दही बेचने से होता है। चलिए हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं, अब मज़ा आएगा। अब यहाँ पे कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, सास और बहू में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? याद रखेंगे, वेंकटपुर। कहाँ के? वेंकटपुर के रहने वाली थी, इस बात को याद रखेंगे। मगम्मा अबलूर के समीप, अबलूर के पास, मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और वह रोज दही बेचने बेंगलोर आती थी। तो याद रखेंगे, दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर आती थी। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बात कहती थी। कौन? ये लेखक जी बोल रहे हैं। दही वाली मगम्मा जो है इसके पास बैठा करती थी। किसके पास? लेखक जी के पास बैठा करती थी और वही सब बात सुनाती थी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकर्षित करने की रहस्यमयी बातें कहने लगे। आदमी को वश में रखने का उन्होंने 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुर भी बताया। यानी मगम्मा जो है लेखक के एक दिन वह अपने पुत्र, यानी लेखक के पुत्र और पति को कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। यानी मगम्मा जो है वो दही बेचने बेंगलोर जब जाती थी तो वहाँ पर लेखक यानी श्रीनिवास जी के पास रोज बैठती थी और उनको अपनी बातें सुनाती थी। पोता और पति तो उनके मर गए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15 दिनों बाद मगम्मा आई और रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से विरत होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगे। यानी जब मगम्मा के बहू और बेटे से लड़ाई हो जाती है तो वह दही जब बेचती थी, जो रुपया होता था
तो अब तो पोता के लिए भी नहीं ले जाएगी और ना ही वो सामान खरीदेगी, केवल अपना खाना खाएगी। तो उसमें जो रुपया बचता था अब वह क्या करने लगा है, श्रृंगार पटा। देखिए साज श्रृंगार पर खर्च करने लगा। कौन? मगम्मा अपने रुपयों को साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। ठीक है, चलिए इससे वह कुछ लोगों को आलोचना की पात्रा भी बन गई, यानी लोग उस पर कुछ हद तक जलने भी लगे। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। यानी मगम्मा की बहू, यानी अभी तो नाम नहीं बता पर लेकिन मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा है। याद रखेंगे क्या जी? नजम्मा है। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा। यानी नजम्मा से जब लड़ाई होती है, तो बातें बातें में नजम्मा मगम्मा को बोलती है, जो उसकी बहू है, मगम्मा की बहू नजम्मा है, जो बोलती है लो अपना गहना भी लौटाने की तैयार हो जाती है। कौन? नजम्मा गहना भी लौटाने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार होगी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। याद रखेंगे, ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अछंती तत्व के लोग उसे धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते। रगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पीनी निगाहों ने तार लिया। यानी उनके गांव में एक जुआरी नाम का रगप्पा व्यक्ति रहता था। क्या नाम था उसका? रगप्पा। याद रखेंगे, रगप्पा नाम का एक जुआरी व्यक्ति था, जो मगम्मा से पैसा कर्ज यानी छेड़छाड़ करने लगा। तो कौन? रगप्पा कर रहा था मगम्मा के साथ, वो भी कुआं। रास्ते में एक कुआं मिलेगा, जो आगे कहानी में सुनने के लिए मिलेगा। एक कुआं, वहाँ पे क्वेश्चन भी आता है रगप्पा मगम्मा से कहाँ मिली थी, तो याद रखेंगे कुआं के पास मिली थी। ये चलिए हम आगे जरूर पढ़ेंगे उसको। और ये कहाँ था? हाँ, बहू की पीने निगाहों ने देख लिया। यानी मगम्मा की बहू जो थी नजम्मा, रगप्पा जब उससे बात कर रही थी या ज़बरदस्ती कुछ कर रही थी, रुपया वगैरह मांग रही थी, खैनी वगैरह चुना हो सकता है, तो उसे नजम्मा ने देख लिया। जी हाँ दोस्तों, नजम्मा ने देख लिया। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तार लिया, यानी यहाँ तक पढ़ते हैं। अब यहाँ तक पढ़ते हैं। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। यानी नजम्मा जो थी, वो अपने बहू को मनाने के लिए उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। यानी जो उनके पोता थे, उसके पास उनकी बहू ने भेज दिया, मगम्मा के पास भेज दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगे। यानी जो पोता था उनके पास जब पहुंची, तो मगम्मा तो टोकते नहीं थे, लेकिन जब पोता को नहीं कुछ बोल सकते थे, तो मगम्मा पोता के लिए मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से ही मिठाई की दोनों ले उड़ा। यानी कौवा जो था, उनके माथे पर से मिठाई ले उड़ गया था। मगम्मा के जब पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी, तो कौवा ने वो मिठाई को ही ले लिया था। जब दही ऊपर में रखती थी, तो उसी पर अगर मिठाई होगी, वहीं से उठा लिया कौवा। कौन उठा लिया? कौवा उठा लिया। इसको भी याद रखेंगे, कौवे। ये देखिए कौवे लिखा है, कौवे, इसको आप याद रखेंगे। उठा लिया। अंधविश्वासी क्या जी? अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो गई।
भयभीत हो गई, जिसे माँ जी ने बड़ी कुशलता से निवारा किया। बहू के द्वारा, किसके द्वारा? बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। प्रेम क्या होता है जी? बढ़ता है। ये बात यही लेखक साहब ने बोला है कि दूरी बढ़ने से भी प्रेम क्या होता है जी? बढ़ता है। याद रखेंगे, क्या होता है जी? बढ़ता है। मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते से स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, यानी मगम्मा को सभी बड़े बूढ़ों ने भी उनको समझाया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करा करो। देखिए यहाँ पे लिखा है, सभी को समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया और एक दिन सास और बहू गोद में बच्चा के लिए झगड़ा समय बीतने पर उसने बहू के स्नेह का बखान किया। यानी मगम्मा की बहू जो नजमा बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे पर ले लिया। यानी मगम्मा जो दही बेचती थी, अब वह नजमा बेचने जाती थी। ठीक, जब मिल गए फिर से दोनों, तो वह दोनों बेचने जाता होगा। पर लेकिन बहुत सारे काम मगम्मा जो किया करते थे, वो अब उनके बहू किया करती थी। नजमा करती थी। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजमा बहू आई और मुझे सारी बातें बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने की भय के कारण बहू की बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। फिर साथ मगम्मा रहने लगी अपने पोते, बेटे और बहू के साथ। सोचने पर यह अधिकार की खींचतानी गांव या शहर पर्वत एक समान है और इसके लिए प्रत्येक बुद्धिमती बहू एक पाठ का आदान अदा करना चाहिए। यानी बहू को अपनी सास की इज्जत करना चाहिए। यही इस पाठ में अभी श्रीनिवास जी हैं बोले हैं। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। उसमें माँ बेटे पत्नी माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है, तो बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार की ही किस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आज के ज़माने में जब आप देखेंगे, जब नई बहू आती है तो 5-6 महीना इसी तरह अच्छे से रहती है, बट लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद या 1 साल या 1-2 बाल बच्चा होने के समय ही वो अपने अधिकार पति पर जमाना शुरू कर देती है। जैसा कि ये श्रीनिवास जी ही इस कहानी में बोले हैं, जो वही बात बोले हैं कि उसमें माँ बेटे तथा पति पत्नी में माँ बेटे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है। यानी जो माँ जो होती है वो अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती है, और बहू जो होती है वो अपने पति को अपने अधिकार जमाना चाहती है। यही होता है लड़ाई झगड़े का कारण।
किसी किसी की हार जीत क्या होगी, क्योंकि पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ किसी दशा बहू की हो तो ऊपर से बह पकड़ने पर बचाने की दशा में माँ की ही बीच में बच्चे को न कष्ट। यह सिर्फ गांव में रहने वाली दही वाली मगम्मा के घर की नहीं, अपने शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर की सभी इस नाटक का कोई अंत नहीं। चलिए ये ख़त्म हुआ। और याद रखेंगे नजम्मा को क्या बोला गया है, मगरमच्छ बोला गया है। याद रखेंगे इस बात को, नजम्मा को क्या बोला गया है, मगरमच्छ बोला गया है। देखिए बहू की दशा कैसी थी, तो मगरमच्छ की तरह से। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। जो कुछ भी आप इस बात से सीखें उसको आप याद रखें। उसके अगले दिन आपके इस सभी के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके बाहर से आपको आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, याद रखेंगे, नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इनके दही वाली मगम्मा चैप्टर वन के ऑल ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक क्लास में पूरा सब्जेक्टिव इसका समाप्त हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं।